नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टारगेट आर्मी एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के जनरल साइंस के बारे में। दोस्तों, आपका जनरल साइंस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब हम आज इसकी वीडियो में देखेंगे। इसके बाद की वीडियो में हम जनरल साइंस के अलग अलग चैप्टर को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ आप कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, ताकि हम आपके हिसाब से वीडियो को बनाते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, सूरज की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूरज की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? ऑक्सीकरण के द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा, आयनन के द्वारा या नाभिकीय संलयन के द्वारा। तो दोस्तों, सूरज की जो ऊष्मा है, सूरज के अंदर जो ऊर्जा पैदा होती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा पैदा होती है। अभी हम देखते हैं कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। तो दोस्तों, नाभिकीय संलयन क्या होता है कि जब छोटे दो या दो से अधिक एटम आपस में मिलकर एक बड़ा एटम बनाते हैं तो वो वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। अब सूरज के केस में 4 हाइड्रोजन के एटम मिलकर एक हीलियम का एटम बनाते हैं, तो इस प्रकार से वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या नियंत्रित करता है? परितारिका, पुतली, लेंस, पक्षमाभी पेशियाँ। तो दोस्तों, आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को परितारिका या जिसको इरिश बोला जाता है वो नियंत्रित करता है। अब परितारिका क्या होता है? परितारिका दोस्तों, आपकी आँख में जो आप देखते हो, हमारे ये वाला जो पार्ट है इसको हम परितारिका बोलते हैं। अब यही परितारिका है जो आँख के कलर को डिसाइड करता है कि आपके आँख का जो कलर है वो ब्राउन है, ब्लैक है या ब्लू है। अब दोस्तों, इसकी साइड में जो पिक्चर ये वाला दिया हुआ है, इस पिक्चर में ये साइड व्यू है, हमारी आँख का साइड व्यू। और इसमें आप देखेंगे कि जो उभरा हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं कॉर्निया, और जो ये लेंस के ऊपर का पार्ट है इसको बोलते हैं प्यूपिल। अस्त होते समय सूरज दिखाई देता है। दोस्तों, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न को लेने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि आपके पास एग्ज़ाम में इतने आसान प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर है वो है लाल रंग। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है वह है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा सफ़ेद प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और जब हम इस प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं या किसी कांच के टुकड़े से गुजारते हैं, रेड कलर है वो सबसे नीचे में, वो सबसे ज़्यादा अपरिवर्तित हुआ है। अगर ये प्रकाश ऐसे सीधा जाना चाहिए तो यहाँ पर प्रिज्म से गुजरने के बाद ये अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है, लेकिन जो बैंगनी रंग है वो सबसे ज़्यादा विचलित हो रहा है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है। तो दोस्तों, किसके बराबर? आयतन के बराबर अगर वो पानी हटाती है क्या तब डूबेगी, या पृष्ठ भाग के बराबर, घनत्व के बराबर या भार के बराबर? दोस्तों, अगर वो भार के बराबर पानी को हटाती है तो इसका मतलब वो पानी में नहीं डूबेगी, लेकिन अगर वो आयतन के बराबर पानी को हटाती है तो नाव जो है वो पानी में डूब जाएगी। अभी अगला प्रश्न है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? दोस्तों, जब आप किसी घड़ी में चाबी भर देते हैं तो उसके स्प्रिंग के अंदर एक स्थिरता पैदा हो जाती है, और उस स्थिरता की वजह से खिंचाव पैदा होता है, और उस खिंचाव की वजह से उसके अंदर एक स्थितिज ऊर्जा जो है वो पैदा हो जाती है। तो घड़ी में जो स्थितिज ऊर्जा है बाद में धीरे धीरे वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर घड़ी को चलाती है, जिससे कि हम समय देख पाते हैं। तो इस प्रकार से चाबी वाली घड़ी में स्थितिज ऊर्जा के कारण घड़ी काम करती है। अगला प्रश्न है, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या लेकर जाती हैं? दोस्तों, जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो वो अपने साथ एक चीज़ और भी साथ में लेकर चलती हैं, द्रव्यमान, ध्वनि, ऊर्जा। तो दोस्तों, इनमें से ना तो वो द्रव्यमान को लेकर चलती हैं ध्वनि, ना ध्वनि को लेकर चलती हैं, वो अपने साथ में ऊर्जा को लेकर चलती हैं। इसका एग्जाम्पल आप किसी शांत जल में एक पत्थर फेंकने के बाद देखोगे कि जैसे ही आपने एक पत्थर फेंका और उस पत्थर से कुछ दूरी पर आप एक कागज़ का टुकड़ा या एक पेड़ का सूखा पत्ता डालना,
वो जैसे ही तिरंगे उसके पास से आएंगे तो वो हिलने लग जाएगा, ऊपर नीचे होता है, हिलता है। तो ये जो हिल रहा है ये ऊर्जा की वजह से हिल रहा है। जो ऊर्जा वो तिरंगे अपने साथ लेकर आती हैं तो उन तिरंगों में क्या होता है, ऊर्जा होती है, और वही ऊर्जा उस पत्ते को हिलाती है। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण या पिघलना? तो दोस्तों इस क्रिया को जब आप कपूर को खुली हवा में रख दोगे तो कुछ समय के पश्चात कपूर हवा में उड़ जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल आप अपने घरों में भी देख सकते हैं। जो आपके घरों में बाथरूम के अंदर आप एक सुगंधित पदार्थ रखते हैं जिससे कि हवा, जिसको एयर विक बोला जाता है, वो भी थोड़े आपके घर में बाथरूम में खुशबू करने के लिए रखा जाता है, और वो कुछ समय के बाद खाली हो जाता है, वो हवा में उड़ता रहता है। वो क्या होता है कि वो ठोस अवस्था से सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। तो ऊर्ध्वपातन के कारण ही कपूर जो है वो उड़ जाता है। और ये ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक क्रिया है जिसमें कि कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती। कपूर का ठोस अवस्था से सीधे वाष्प के रूप में उड़ जाना ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण है। इसका एक उदाहरण नौसादर व आयोडीन है। दोस्तों पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। हमारे पास पदार्थ मुख्य रूप से गैस, ठोस और द्रव के रूप में पाए जाते हैं, और ये तीनों ही अवस्थाएं कोई भी पदार्थ ग्रहण कर लेता है। लेकिन ज़्यादातर पदार्थ एक गैस से पहले, जैसे ठोस है, ठोस से वो द्रव होगा, द्रव के बाद वो गैस में परिवर्तित होगा, गैस से फिर वो दोबारा ठोस में परिवर्तित होगा। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो बीच वाले अवस्था को छोड़ के सीधे ही तीसरी अवस्था को ग्रहण कर लेते हैं, जैसे कि ठोस से गैस का उदाहरण हमने अभी पढ़ा है। और इसी प्रकार से ठोस से द्रव से ठोस और द्रव से गैस में भी पदार्थ बदलते रहते हैं। तो अगर ठोस से गैस में कोई भी पदार्थ सीधा बदलता है तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगर ठोस से द्रव में बदलता है तो उसको संगलन कहते हैं, और द्रव से गैस में परिवर्तित अवस्था को वाष्पीकरण या संघनन कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न है, दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। यानी कि दाब, प्रेशर को हम किस में मापते हैं? पास्कल में मापते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 10 प्रश्न ख़त्म होते हैं। इस वीडियो को बनाने का मुख्य मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के साइंस के क्वेश्चन आएंगे। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपके पास किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आगे की वीडियो में हम अब इन चीज़ों को अलग अलग डिस्कस करेंगे, जैसे ध्वनि का, प्रकाश का, यांत्रिकी का, और केमिकल क्रियाएं जो होती हैं उनका अलग अलग प्रकार से हम इसको डिस्कस करेंगे। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सभी सब्जेक्टों को हम अलग अलग वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।